नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्लोबल स्टडी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से रेलवे के जितने भी सारे आगामी परीक्षा के जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा में आने लायक है, चाहे पूरी तरह से संभावना है ये क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और यदि आपका क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं तो हमें आशा है और हमें पूरा विश्वास है कि इस सेशन के बाद आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये पूरी तरह से रेलवे से ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पूरी तरह से संभावित है कि ये रेलवे में आएगा ही। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन जो मतलब पिछले दरमियान जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पूरी तरह से मतलब जो है एनालाइज करके ये क्वेश्चन को बनाया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा मेहनत लगा है इसको खोजने में। तो ये क्वेश्चन इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस सेशन में आप देखेंगे कि भारत और विश्व के विरासत स्थल, ठीक है, इसके साथ ही मतलब जितने भी सारे विश्व के प्रमुख संगठन है उसको शामिल किया गया है। आगामी जो चंद्रयान मिशन है, मतलब जो इसरो का जितने भी सारे मिशन है उसको शामिल किया गया है। संशोधन, जितने भी सारे संविधान के संशोधन हुए वो सारे को इस तरह से बताया गया क्या मतलब आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा। इसके अलावा आपको देखिएगा कि अशोक के शिलालेख से हम देखें क्वेश्चन आपको पूछता ही है रेलवे के एग्जाम में, पता नहीं रेलवे का फेवरेट है इतना, मतलब क्यों। तो शिलालेख के जितने भी सारे 14 शिलालेख है उसको बहुत ही शॉर्टकट में बताया गया है। तो हम मानते हैं कि आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इस सेशन को बने रहिए। और चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सांची का स्तूप। देखिए सांची का स्तूप जो है वो 200 रुपये के नोट पे आपको दिखेगा, जिसको कब तो 1989 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची का स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था जो एमपी में है। दूसरा क्वेश्चन है कि आगरा का ताजमहल 1983 में, आपको पता होगा कि यूपी में आगरा का ताजमहल है, पर्यटन के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। इसको जो है 1983 में शामिल किया गया था। और आपको एक और चीज़ बता दें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जितने भी सारे साइट जोड़े गए हैं उसको 1947 के बाद ही जोड़े गए हैं। और सबसे पहला साइट है जो आगरा का ताजमहल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला है। तो अगला देखिए अजंता की गुफाएं, ये जो है महाराष्ट्र में है और इसको जो है 1983 में शामिल किया गया था। देख रहे हैं दोस्तों, रेलवे का सबसे पसंदीदा प्रश्न अब नहीं छूटेगा, हकीकत बात है कि अब नहीं छूटने वाला है आपका क्वेश्चन। देखिए अगला है कि कर्नाटक कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में उड़ीसा में ये मंदिर जो है अवस्थित है। 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। और ये 10 रुपये के नोट पे मतलब जो है इसका चित्र बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है उसी को रखा गया है। वैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको बता दें कि मतलब 50 से भी अधिक है। और इतना याद रखेंगे आप तो मतलब आपको याद ही करने में, इतना ही याद करने में आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। तो आप मतलब रेलवे पे फोकस कैसे कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मतलब हम सब के लिए ये सीरीज़ है। तो चलिए अगला देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में असम में है, जो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया है। अगला देखिए हम्पी अवशेष। हम्पी अवशेष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 50 रुपये के नोट पे इसका चित्र बना हुआ है, ठीक है। और इसको जो है 1986 में शामिल किया गया है। इसका मतलब कहाँ पे है ये हम्पी अवशेष? तो कर्नाटक में है। और हम्पी अवशेष किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए हम्पी का जो मतलब जो चित्र है उसका रथ का चित्र है, हम्पी का एक रथ है, उसका जो चित्र बना हुआ 50 रुपये के नोट पे, तो मतलब किस साम्राज्य का है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, याद रखें। अगला देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में पश्चिम बंगाल में ये बनाया गया है। मतलब ये इसको 1987 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे सुंदरी वन पाया जाता है। सुंदरवन में सुंदरी वन पाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम पूछा है कि सुंदरी वन कहाँ पर पाया जाता है, तो सुंदरवन में पाया जाता है। क्या? तो सुंदरी वन, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो ये बोध गया में है। बोध गया कहाँ पे है? तो बिहार में है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2002 में शामिल किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हाल ही में आप पढ़े होंगे करंट अफेयर में, आपको एक चीज़ पता होगा कि मतलब महाबोधि मतलब बोध गया में शयन मुद्रा का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़े प्रतिमा बनने वाला है, ठीक है, जो 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए करंट अफेयर का एक मतलब सुर्खिया में बना हुआ है। तो इसीलिए हो सकता है कि रेलवे में 2002 का जो ये मतलब महाबोधि मंदिर को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है, इसको पूछ दे आपको एग्जाम में और आपको मतलब ये चीज़ नहीं कर क्या है और आपको अफसोस हो, इसलिए अब ये पता है आपको और आप करके आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। रानी की वाव। रानी की वाव जो है गुजरात के पाटन में है,
ठीक है। और ये 100 रुपये के नोट पे जो है आपका चित्र बना हुआ है। इसको जो है 2014 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था, समझे। तो ये याद रखिएगा। ये एक कुआं टाइप का होता है जिसमें नीचे कुआं के नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना होता है। जैसे हम लोग कुआं में क्या करते हैं तो बाल्टी से पानी भरते हैं, रस्सी को बांध करके बाल्टी से पानी भरते हैं। लेकिन रानी के वाव में इस तरह का वाव, जिसको बाबरी भी बोला जाता है, जिसको बाबरी बोला जाता है, बाबरी, ठीक है। बाबरी भी, वाव को ही बाबरी बोला जाता है। कहीं कहीं पे बाबरी, कहीं कहीं पे वाव बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुआं में उतरने के लिए सीढ़ी बना होता है। आप मतलब उतर सकते हैं कुआं में, नीचे जा सकते हैं मतलब सीढ़ी के माध्यम से, और नीचे से जा करके पानी भर सकते हैं। तो वाव इस तरह का बना होता है। जबकि आप कुआं का बात कीजिएगा तो कुआं में ये सीढ़ी नहीं बना होता है, समझे। तो कुआं में सीढ़ी नहीं बना होता है और वाव में सीढ़ी बना होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको पता होगा रानी के वाव 2014 में बना था। 100 रुपये के नोट पे ये अंकित है। लाल किला का बात कीजिए तो लाल किला भी 500 के नोट पे है। तो 500 के नोट पे जो लाल किला है, इसको 2007 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था, जो दिल्ली में है। और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया है। चलिए याद रखिएगा। अगला देखिए, विश्व के प्रमुख संगठन। आपको वैसे पता होगा कि विश्व में तो बहुत सारे संगठन हैं और उतने संगठन को याद करना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उतने सारे संगठन से क्वेश्चन आते नहीं है रेलवे में। तो जिससे क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के ओरिएंटेड, अभी एग्जाम का टाइम है तो इसीलिए टारगेट चल रहा है। एक तरह से टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें एग्जाम से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ना है। अभी बाद बाकी कंटेंट पे ध्यान नहीं दीजिए दोस्तों। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप जितना पढ़ना है, हमें जितना पढ़ना है हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। अभी बस एग्ज़ाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही हमें पढ़ना है और हम उसी को लेकर चलेंगे। तो देखिए, यूनेस्को मतलब जो विश्व के प्रमुख संगठन है, कुछ संगठन को हमने शामिल किया है जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और हमें कंफ्यूज करके चले जाते हैं। तो इसी को शामिल किया। देखिए, यूएनओ जो है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसके जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस है, एंटोनियो गुतेरेस है। अब जो आने वाले एग्जाम है उसमें देखिएगा, ये 3 जो मुख्यालय स्थापना और मुख्यालय स्थापना और महासचिव, ये 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यही 3 पूछ के आपको कंफ्यूज करेगा और आप अब कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। द हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में है। द हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। 3 अप्रैल 1946 को इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ये किसका एक शाखा है? तो यूएनओ का जो है एक शाखा है। यूएनओ का जो आप पढ़े हैं ऊपर में, यूएनओ का एक शाखा है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ का एक बता दें, यूएनओ का जो है टोटल 6 शाखा है। यूएनओ का कितने शाखा है? तो 6 शाखा यूएनओ का है, ठीक है। तो यही 6 शाखा जो यूएनओ का है, इसी 6 शाखा से एक शाखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब बहुत बार ये रेलवे में देखें हम कि बहुत बार ये भी पूछा है कि यूएनओ के कितने शाखा है। तो ये 6 शाखा है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ देता है कि 6 शाखा है, मतलब यूएनओ का कितने शाखा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह का ऑप्शन दे देता है और उसमें कंफ्यूज करके आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे को लगता है कि यूएनओ का 5 ही शाखा है, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों 6 शाखा है अभी भी, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन बहुत चर्चित ये क्वेश्चन है, हमेशा चर्चा में रहता है WTO, तो इसीलिए हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो जेनेवा में है। इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1955 को हुआ था। अब महानिर्देशक इसके कौन है? तो नागोजी ओंकोजो इवेला। नागोजी ओंकोजो इवेला जो है WTO के महानिर्देशक है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे? तो जेनेवा में है। चलिए अगला देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। किसी भी देश को यदि मुद्रा का जरूरत पड़ता है तो ये एक मुद्रा का एक तरह से समझ लीजिए भंडार है, ठीक है। इससे क्या करता है? तो वो देश अपना राहत बचाव करता है, अपने मतलब नागरिक को जो है सुख सुविधा जो भी है उसको मुहैया करता है। तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना भी जिस साल यूएनओ का स्थापना हुआ उसी साल इसका भी स्थापना हुआ, दिसंबर 1945 में स्थापना हुआ, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो वाशिंगटन DC में है। और इसका अभी हाल फिलहाल के जो महानिर्देशक है MD जो है वो उसका नाम क्या है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इसका मतलब महानिर्देशक है, MD है। किसका? तो मुद्रा कोष का, IMF मुद्रा कोष का। चलिए अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, जब से कोविड-19 हुआ है ये WHO जो है चर्चा में आ गया है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये हरकत करते रहते हैं, जिससे मतलब ये उम्मीद है
कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन लाने का पूरे तरह से संभावना रखता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो जेनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। हमारे आज़ादी के, आप इस तरह से याद रखिएगा, 1947 में हम आज़ाद हुए और 1948 में जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है स्थापना हुआ, हमारे आज़ादी के बस 1 साल बाद। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का 1948 में स्थापना हुआ। इसके महानिर्देशक कौन है? तो टेड्रोस है। आप बस टेड्रोस याद रखिए, अधानिम नहीं भी याद रहता है, अधानोम फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, टेड्रोस याद रखेंगे उतना ही से आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा, उतना ज़रूरत है हम लोग के लिए। तो बस ये याद रखें कि आज़ादी के, हमारे भारत के आज़ादी के 1 साल बाद अभी आज़ादी महोत्सव भी मना रहा है और 15 अगस्त आने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन तो अब अच्छे से याद हो गएगा कि आज़ादी के 1 साल बाद WHO का स्थापना हुआ, जेनेवा में स्थापना हुआ और इसका मतलब अभी जो है महानिर्देशक कौन है? तो टेड्रोस है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को हर साल देखिए भारत के कुछ भी मतलब जो विरासत स्थल है उसमें एक नया विरासत स्थल जुड़ ही रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का कुछ न कुछ जुड़ ही रहा है, तो इसीलिए चर्चा में रहता है और इसीलिए मतलब इससे जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है। वैसे मतलब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय जो है पेरिस में है। पेरिस क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में हुआ था। इसके महानिर्देशक अभी कौन है? महानिर्देशक इसके आंद्रे एंजोले। ठीक है, इसके महानिर्देशक कौन है दोस्तों? तो आंद्रे एंजोले है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं, एक नज़र में हम इसको देख लेते हैं। देखिए इसरो के जो आगामी मिशन है उससे हम देखें रेलवे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जैसे 2018 में क्वेश्चन था, तो 2020 का आगामी मिशन जो मतलब इसरो का होने वाला वो पूछा है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसरो का आगामी मिशन जो है इस बार भी पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, लेकिन आगामी मिशन पूछेगा क्योंकि पिछले वाला मिशन हर लोगों को याद होता है कि चंद्रयान मतलब जो है चंद्रयान लॉन्च हुआ, रोवर गया, ये हुआ वो हुआ। रेलवे क्या करता है? आगामी मिशन जो लॉन्च होने वाला है उससे क्वेश्चन उठाता है। तो इसीलिए आगामी मिशन जो इसरो का है उसको हमने जितने भी सारे आगामी मिशन होने वाला है 2023-24 में, 2022-23-24 में, उस सारे को हमने शामिल किया है। तो देखिए पहला आगामी मिशन जो है चंद्रयान 3 है, तो इसको जो है 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा, जो चांद के सतह से को छूने की एक प्रयास होगी, जो चांद की सतह को जो है छूने का एक प्रयास होगा इस मिशन से, चंद्रयान 3 मिशन से। अगला देखिए गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन में क्या होगा? तो ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा इसको। अब भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा ये जो है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। आपको बता दें एक चीज़ और, ये चीज़ मतलब नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले मतलब वो जो है यात्री थे जो अमेरिका के मतलब अंतरिक्ष एजेंसी से अपना मतलब जो है उड़ान भरे थे और ये चंद्रमा की सतह पे सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। अब ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि चंद्रमा की सतह पे नील आर्मस्ट्रांग तो पहुंचा, लेकिन वो किस यान से पहुंचा, किस रॉकेट से पहुंचा, तो किस मतलब रॉकेट से पहुंचा है? तो अपोलो 11, याद रखिएगा अपोलो 11 से पहुंचा है वो, अपोलो 11 ये रॉकेट का नाम है, ये मिशन का नाम है अपोलो 11। इससे ये जो है नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था। कब पहुंचा था? सॉरी दोस्तों, तो कब पहुंचा था? तो 1969 में पहुंचा था। देखिए 1969, ये डेट याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछते, क्योंकि गगनयान जो है ये 2023 में लॉन्च होने वाला है। तो इससे इर्द गिर्द देखिए, इर्द गिर्द हमेशा जो है क्वेश्चन इर्द गिर्द इधर उधर से क्वेश्चन उठाता है, तो आप उतना ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए शुक्रयान फर्स्ट जो है ये 2024 में मतलब जो है लॉन्च किया जाएगा इसको। ये क्या है, इस मिशन में क्या खास है? तो ये शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसका जो है मतलब लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट का लॉन्च क्यों किया जाएगा? तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। अब किस तरह का अध्ययन करेगा कि वहाँ पे मानव प्रवृत्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता, वातावरण मानव के अनुकूल है कि नहीं है, इस तरह का अध्ययन करेगा। कब अध्ययन करेगा? तो 2024 में अध्ययन करेगा। देखिए मंगलयान 2 जो है मंगल ग्रह है, तो भारत का दूसरा जो है इंटरप्लेनेटरी मिशन है। ठीक है, इंटरप्लेनेटरी मिशन जो है ये मंगल ग्रह का है, जो भारत का दूसरा मतलब जो है मंगलयान मिशन होगा। तो मंगलयान 2 जो है 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आदित्य L1, आप ये याद रखिए आदित्य L1 जो है मिशन वो 2022 में लॉन्च होगा, इसी साल लॉन्च होगा। अभी हम लोग कितना में है? तो 2022 में है, तो इसी साल जो है आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। ये क्या काम करेगा? तो ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन भेजेगा। आपको पता होगा कि सूर्य का एक नाम क्या है? तो आदित्य L1, आदित्य नाम है।
सूर्य का पर्यायवाची नाम क्या है? तो आदित्य नाम है। तो आदित्य L1 जो है सूर्य से संबंधित है, इतना तो आपको पता हो गया होगा। इसी साल भेजेगा, जिस साल हम लोग अभी आज़ादी मना रहे हैं, ठीक है, 1947 का आज़ादी जो है 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं 2022 में, तो इसी साल जो है 75वें वर्षगांठ पे आदित्य L1 भेजेगा इसरो, और वो किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य का अध्ययन करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। आदित्य सूर्य से संबंधित है तो सूर्य का अध्ययन करेगा। अब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसीलिए 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आदित्य L1 जो है सूर्य को मतलब जो है अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम जो है वो सूर्य का अध्ययन करने का एक कार्यक्रम है। याद रहेगा आप दोस्तों। देखिए एक निसार है, निसार जो है ये नासा और इसरो ये दोनों मिल करके पहला डुअल वेड रडार इमेजिंग उपग्रह जो है लॉन्च करेगा। देखिए NI से क्या हो गया? N से क्या हो गया? तो नासा हो गया। IS से क्या हो गया? तो इसरो हो गया, अंतरिक्ष और मतलब जो है रडार। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि ये जो है संयुक्त मिशन है नासा का और इसरो का, जो ये है पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है क्या? तो निसार। इसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगले वर्ष 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो याद रहेगा, आशा करते हैं ये आपको अब याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला देखिए। अब हम देखते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। सॉरी दोस्तों, अब हम अशोक के शिलालेख के बारे में देखेंगे। अब देखिए इस अशोक के शिलालेख में क्या है? तो अशोक का शिलालेख अभी तक आप बहुत बार पढ़े होंगे, जो आपको कन्फ्यूज करके चला गया होगा। हो सकता है कि बहुत बार ये होता है, हमें भी होता है कि ये मतलब ब्रेन से ऊपर से उड़ के चले जाता है। ठीक है, याद तो करते हैं हम लोग, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। लेकिन अब आपको याद रहेगा, क्योंकि एक लाइन में आपको जिस तरह से हम समझते हैं, जिस तरह से आप समझेंगे, उस तरह से हमने इसको लिखा है, उसको शामिल किया है। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम के टाइम में उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिमाग को उतना जोर नहीं देना चाहिए। तो इसी के साथ देखिए कि प्रथम शिलालेख जो है वो किसका, मतलब आपको पता होगा कि लघु शिलालेख और एक वृहत शिलालेख है। ठीक है, तो लघु शिलालेख है वो 7 है स्तंभ लेख, और जो वृहत शिलालेख है वो 14 है। उसकी संख्या कितना है? तो 14 है। तो 14 शिलालेख का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रथम शिलालेख है अशोक का, उसमें क्या है? तो पशु बलि की निंदा किया गया है। ठीक है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया है। दूसरा शिलालेख में क्या करता है? तो जन कल्याणकारी कार्य पर चर्चा करता है। कौन करता है? तो अशोक जो है जन कल्याणकारी कार्य पर चर्चा करता है। तीसरा शिलालेख में क्या करता है वो? तो नियुक्त करता है। किसको? तो 3 लोग को। देखिए तीसरा शिलालेख 3 लोग को नियुक्त करता है, तीसरा से 3 लोग को नियुक्त करता है। किसको? तो राजक, युक्ति और प्रादेशिक को ये क्या करता है? तो नियुक्त करता है। ये क्या है? एक पदाधिकारी है, एक हायर वर्ग के एजुकेटेड है। जैसे आप अभी आप देखते हैं डीएम सबको, जो ये पदाधिकारी है, इसको किसी जिला के लिए नियुक्त किया जाता है। उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि अशोक के टाइम में ये 3 पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था, जिसका नाम क्या था? तो राजुक था, युक्ति था और प्रादेशिक था। ये किससे हुआ? तो तीसरा शिलालेख से इस 3 लोगों को नियुक्त किया गया। अब याद रहेगा। देखिए पहला से पशु बलि, दूसरा से जन कल्याणकारी कार्य पर चर्चा करता है। पशु बलि के बाद क्या बच जाता है? पशु बलि का निंदा करता है, यानी कि उसको जो है मतलब जन कल्याणकारी कार्य पर रुचि है, तो क्या करता है? पशु बलि पर निंदा करके फिर वो जन कल्याणकारी काम करने का सोचता है। ठीक है, कि मतलब कल्याण करेंगे, मतलब जनता का कल्याण करेंगे, इस तरह से वो दूसरा में करता है। तीसरा में क्या करता है? तो इसी जन कल्याणकारी और पशु बलि को जो है वो ख़त्म करने के लिए ये जो है राजुक, प्रादेशिक और युक्ति, ये 3 टाइप के जो है मतलब वो जो है पदाधिकारी को नियुक्त करता है। इस तरह से आप याद रखिएगा। चौथा में क्या करता है? युद्ध नीति को त्याग देता है और धर्म नीति का स्थापना करता है। धर्म नीति का ये पालन करता है। युद्ध नीति को जो युद्ध को त्याग देता है, युद्ध करने का अब नहीं सोचता है, युद्ध नहीं करता है चौथा में। ठीक है, देखिए सभी मतलब जो है अच्छे कार्य करने का कोशिश कर रहा है अशोक, और किया है। ठीक है, तो चौथा में क्या है? तो युद्ध नीति को अब त्याग देता है और धर्म नीति का ये पालन करता है। अब 5वां में देखिए क्या करता है? तो 5वां में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, देखिए राज्याभिषेक जो करता है उसके 13वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। देखिए जिस वर्ष राज्याभिषेक किया था अशोक, उससे 13वां वर्ष, उसके 13वां वर्ष के बाद क्या करता है? तो धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है। किसके लिए? तो धर्म प्रचार के लिए। देखिए धर्म से धर्म महामात्र, धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है। महामात्र मतलब होता है मंत्री, और धर्म मतलब होता है धर्म। ठीक है, तो धर्म का ये मंत्री जो है ये धर्म प्रचार के लिए जो है एक मतलब जो है एक पोस्ट बनाया गया, जिसमें इसको नियुक्त किया गया धर्म महामात्र के लिए। ठीक है, ये किस में है? तो ये जो अशोक जो है अभिषेक करता है, राज्याभिषेक होता है अशोक का, उसके 13वें वर्ष,
राज्याभिषेक से 13वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है। ये किस में वर्णन है? तो 5वां में वर्णन है। अब देखिए 5 को तो आपको याद हो गया, ठीक है। पहला में पशु बलि का निंदा, दूसरा में जो है जन कल्याणी कार्य करेगा, तीसरा में 3 लोगों को नियुक्ति करेगा, राजक युक्ति और प्रादेशिक, चौथा में क्या है? तो युद्ध नीति को त्याग देगा और धर्म नीति का स्थापना करेगा, पालन करेगा। 5वां में क्या है? तो 13वें वर्ष में धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति करेगा। अब देखिए 6ठा में क्या है दोस्तों? जन कल्याणकारी कार्यों के उद्देश्य से दूत कभी भी अब अशोक से मिल सकता है, कभी भी हमसे मिल सकता है। तो हमसे मतलब अशोक से मिल सकता है। किससे? तो दूत मतलब कोई भी आदमी, जो कोई भी मतलब जो है राजदूत है, चाहे कोई भी मतलब पदाधिकारी है, वो यदि जन कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा करना हो अशोक से, तो कभी भी सुबह शाम रात दिन कभी भी अशोक से मिल सकता है। उसका कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई उसको रोकेगा नहीं। इस तरह से वो क्या बोलता है? 6ठा शिलालेख में बोलता है। चलिए अगला देखिए। अगला है 7वां शिलालेख में क्या है दोस्तों? तो विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग को आपस में संयम रखने का वो देता है, वचन देता है कि विभिन्न धर्म, जो भी धर्म के लोग हैं उसको आपस में संयम बना के रखा मतलब रहना चाहिए। ये क्यों बोलता है अशोक? क्योंकि देखिए कितना लोग होते हैं, धर्म के कट्टर लोग होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो अशोक का मानना ये है कि सब धर्म अच्छा है, ठीक है। हम जो धर्म हम मान रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। तो इसका ये मानना है कि सभी धर्म के लोग, विभिन्न धर्म के जो लोग हैं, सब आपस में मिलकर के संयम बन के रहे, संयम रहे, शालीनता से रहे, अच्छा रहे, ठीक है। तो ये 7वां अभिलेख में बोलता है। चलिए अगला देखिए। 8वां अभिलेख में क्या है? तो अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करते ही अशोक धम्म यात्रा प्रारंभ कर दिए, ठीक है। जो 8वां अभिलेख में बोला है क्या कि अशोक जो है बौद्ध धर्म जैसे ही स्वीकार करता है वैसे ही धर्म यात्रा प्रारंभ कर देता है। और 10वें वर्ष में क्या मतलब बौद्ध गया की यात्रा करता है। देखिए 10वें वर्ष जो है बौद्ध गया का यात्रा करता है। कौन? अशोक। ये किस में लिखा है? तो 8वां अभिलेख में लिखा है। 8वां शिलालेख में क्या लिखा है कि 10वां वर्ष बौद्ध गया का यात्रा करता है। बौद्ध गया में क्या है? तो मतलब बौद्ध गया में आपको पता होगा कि बौद्ध गया में शयन मुद्रा का भी मूर्ति बना हुआ है। 2002 में अभी पिछले ही मतलब वो जो है कुछ देर पहले पढ़े हैं कि बौद्ध गया को 2002 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और उसी बौद्ध गया को क्या करता है? 10वें वर्ष जो अशोक है वो बौद्ध गया की यात्रा पर निकलता है, ठीक है। ये किस में लिखा गया है? तो 8वां अभिलेख में लिखा गया। 8वां अभिलेख में 10वें वर्ष का चर्चा किया गया है कि 10वें वर्ष बौद्ध गया में गया था, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, जैसे ही आपको मतलब ये देखिए एग्जाम में कि 10वें वर्ष अशोक कहाँ यात्रा किया था, तो बोलेंगे बौद्ध गया में यात्रा किया था। 10वें वर्ष बौद्ध गया का यात्रा किया था, तो ऐसा किस शिलालेख में वर्णन है? तो आप बोलिएगा 8वां शिलालेख में वर्णन है। अब कैसे याद रहेगा? तो 10 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं 2 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 10 के इर्द गिर्द है 2 यानी कि 8 शिलालेख में, 8वें शिलालेख में 10 में से थोड़ा नीचे ऊपर जाइए, नीचे जाइएगा तो 8 आएगा। 8वें शिलालेख में क्या है? तो भगवान मतलब जो है बौद्ध धर्म से चर्चा है कि बौद्ध जो है बौद्ध गया का यात्रा 10वें वर्ष में किया था। कौन किया था? तो अशोक किया था। ये किस शिलालेख में? तो 8वें शिलालेख में है। चलिए अगला देखिए। 9वां शिलालेख में क्या है दोस्तों? तो छोटे छोटे पर्व जो आप पता है कि हिंदू धर्म में और विभिन्न प्रकार के सभी धर्म में, ठीक है, जितने भी सारे धर्म है दोस्तों, ठीक है, चाहे इस्लाम का धर्म है, चाहे सिख का धर्म है, पर्शियन का धर्म है, छोटे छोटे पर्व बहुत सारे होते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है मतलब जो सरकारी काम में जो है वो बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए क्या करता है, छोटे छोटे उत्सव पर्व त्योहारों पे प्रतिबंध लगा दिया था अशोक। मतलब ये क्या किया था, छोटे छोटे जो पर्व त्यौहार है उस पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया, ताकि जो है राज कल्याणकारी कार्य तीव्र गति से हो सके, राज कल्याणकारी कार्य में कोई बाधा नहीं आए। तो इसीलिए क्या किया, तो 9वां शिलालेख में यह लिखा गया है कि छोटा छोटा जो पर्व है उस पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया। कौन? तो अशोक ने। देखिए 10वां शिलालेख में क्या लिखा है, तो धर्म के महत्व की चर्चा की गई, धर्म के महत्व की चर्चा की गई, धर्म के महत्व की चर्चा की गई। 10वां शिलालेख में धर्म के महत्व की चर्चा करता है, जबकि 8वां शिलालेख में क्या है कि अशोक के मतलब जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 10वें वर्ष वो क्या करता है, बौद्ध गया की यात्रा करता है। देखिए बौद्ध गया की यात्रा 10वें वर्ष करता है, किस में लिखा गया, तो 8वां अभिलेख में लिखा गया। 9वां में क्या लिखा गया, छोटे छोटे उत्सव को प्रतिबंध कर देता है। अशोक क्या करता है, छोटे छोटे उत्सव को प्रतिबंध कर देता है। 10वां अभिलेख में क्या लिखा गया, तो धर्म के महत्व की चर्चा किया है अशोक ने, धर्म के महत्व की चर्चा किया है अशोक ने। अगला देखिए 11वां शिलालेख है, अशोक के द्वारा ब्राह्मण एवं भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु है उसको क्या किया, तो दान देने का मतलब जो है वो मतलब दान देने के बारे में लिखा गया है। 11वें शिलालेख में अशोक द्वारा जो है ब्राह्मण और भिक्षु को दान देने की चर्चा किया गया है कि अशोक ने ब्राह्मण और भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उसको दान देने की चर्चा 11वें शिलालेख में किया गया है। 12वें शिलालेख में देखिए क्या क्या किया गया है, देखिए
स्त्री महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की गई। स्त्री महामात्र जो है स्त्री मंत्री, ठीक है। आपको पता होगा कि अभी के डेट में कि स्त्री और पुरुष कोई भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। जैसे आपको पता है कि निर्मला सीतारमण आज क्या है, तो वित्त मंत्री है। तो अशोक ने क्या किया था, तो 12वां शिलालेख में ये लिखा है कि स्त्री महामात्र, स्त्री में महामात्र, देखिए मंत्री जैसे आजकल कैबिनेट मंत्री है ना, उसी तरह से अशोक के टाइम में महामात्र जो है मंत्री परिषद को बोला जाता था, ठीक है। मंत्री में जो लोग होते थे उसको महामात्र बोला जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, 12वें शिलालेख में क्या बोला गया, तो स्त्री महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की गई है। साथ में कुछ विदेशी राज्य की भी चर्चा की गई। कुछ विदेशी राज्य जो है उस समय जिससे संबंध थे अशोक का, उसका भी चर्चा 12वें शिलालेख में किया गया है। स्त्री महामात्र का भी चर्चा 12वें शिलालेख में किया गया है। अब विदेशी राज्यों की जो मतलब कुछ विदेशी राज्य है उसका भी चर्चा 12वें शिलालेख में किया गया है। देखिए 13वां शिलालेख क्या है, तो कलिंग युद्ध पे चर्चा किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे ने पूछा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध से चर्चा है, ठीक है। 14वें शिलालेख में क्या है दोस्तों, बहुत ही फनी बात लिखा गया है कि हमने बहुत सारे कार्य किए। अशोक लिखता है कि हमने बहुत सारे कार्य किए जिसमें जो शिलालेख के माध्यम से बताया गया है, लेकिन जो शिलालेख के माध्यम में नहीं बताया गया, शिलालेख में नहीं लिखा हुआ है, वो भी हमने किया है। इसमें हमारा गलती नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है, इसमें लेखक का गलती है कि वो नहीं लिखा है। इसके लिए लेखक जिम्मेदार है, हम नहीं जिम्मेदार है। देख रहे हैं कितना फनी बात लिखा हुआ है। तो ये 14वां शिलालेख में लिखा गया। तो चलिए इसी के साथ ये जो है ये शिलालेख वाला पूरा शिलालेख कंप्लीट होता है। और आप इसको एक बार और देख लेंगे रिवीजन करने के लिए, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। और हमें विश्वास है कि आपको ये चीज़ याद हो चुका होगा। देखिए अगला जो है ये क्या है, तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो भारत का, आपको पता है कि जो रेलवे है वो किसी न किसी इंडेक्स को पूछता है। एक एग्जाम में देखें 2-2, 3-3 इंडेक्स पूछ चुका है। तो इंडेक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे इंडेक्स तो पूछे नहीं जाते हैं। आपको तो पता है रेलवे 1 से 2 इंडेक्स पूछता है। तो अब इतना सारे इंडेक्स क्यों याद करें हम, ठीक है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो 15 इंडेक्स आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, वो सारे को शामिल किए हैं। तो इसको ज़रूर देखें और वीडियो पे बने रहें। देखिए तो पहला इंडेक्स है कौन, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में ये क्वेश्चन आएगा। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें 87वां स्थान है भारत का, ठीक है। भारत का स्थान कितना है, तो 87वां स्थान है। और 2021 में कितना था, तो 90 स्थान था। देखिए अब जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान जो है नीचे आया है, ठीक है। और जबकि जापान बोलिएगा तो जापान शीर्ष पे है, जापान जो है शीर्ष पे है। देखिए इस साइड में जितने भी सारे इस कॉलम देख रहे हैं भारत का, देखिए आपको एक मिनट दिखा देते हैं। ये जो लिखा है भारत और ये लिखा है शीर्ष देश। तो ये शीर्ष देश का मतलब है कि 1 नंबर पे कौन सा देश है, और इसमें जितने भी सारे ये सेशन ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन में आपको ये दिखेगा कि भारत कितने स्थान पे है। तो चलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 87वां नंबर पे है भारत, और जापान पहला नंबर पे है। 2021 में बात करें तो 2021 में ये 20वां नंबर पे था। अभी 2022 का इंडेक्स निकल चुका है। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप में बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप में 135वां नंबर पे भारत है, और 2021 में जो था 140वां नंबर पे भारत था। आइसलैंड जो है इसमें पहला नंबर पे है, ठीक है। इसको देखिए पिछले साल का जो इंडेक्स है इसलिए शामिल कर दिए हैं क्योंकि पिछले साल का इंडेक्स पूछ देता है, आपको 1 साल पहले का इंडेक्स पूछ देगा। रेलवे ये सब बहुत बार करता है कि वो अपना एग्जाम में जो है पिछले साल का इंडेक्स पूछ देगा, इस साल का नहीं पूछेगा, पिछले साल का पूछ देगा। इसलिए आपको पिछले साल का भी याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। देखिए ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान भारत में दिल्ली का स्थान कितना है, 112वां, यानी कि 112वां स्थान है दिल्ली का, जहाँ पे रहने लायक अच्छा जगह है पूरा विश्व में। पहला स्थान पे कौन है, तो वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वियना, ये यूरोप महादेश का एक देश है जहाँ पे पहला देश है ऐसा कि जहाँ पे लायबिलिटी इंडेक्स में सबसे आगे है, यहाँ पे रहने लायक जगह सबसे अच्छा है। और दिल्ली जो है 112वां, विश्व में 112वां स्थान है दिल्ली को मिला हुआ, जहाँ पे 112वां नंबर पे है दिल्ली, जहाँ पे रहने लायक अच्छा जगह है। चलिए आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2022 का निकला है, उसमें भारत जो है 135 नंबर पर है, और पिछले साल भी 2021 में भी 135 नंबर पे ही था, ठीक है। और इसमें जो है आइसलैंड जो है पहले नंबर पे है, आइसलैंड जो है पहले नंबर पे है। वैश्विक शांति सूचकांक में जो है आइसलैंड पहले नंबर पे है। आगे देखिए आइसलैंड जो पहले नंबर पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में जो रिपोर्ट निकला उसमें भारत का स्थान क्या है, तो 37वां है। 2021 में क्या था, तो 43वां था। अब क्या हुआ, भारत का स्थान अच्छा हुआ है, 37वां हो गया है। इसमें जो है डेनमार्क जो है पहले नंबर पर है। अगला देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में हुआ है, और इसका जो है 180 रैंकिंग है इसमें देश में, और पहले कितना था, तो 168 था। अब क्या हुआ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हमारा थोड़ा ख़राब हुआ है,
ठीक है। इसमें पहले स्थान पे क्या है, तो डेनमार्क है, पहले स्थान पे डेनमार्क है। और हम कितने स्थान पे हैं, तो 180 स्थान पे हैं। पिछले साल 2021 में कितने स्थान पे थे, तो 168वें स्थान पे थे। अब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 5 जून को जो है ये इंडेक्स निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो 150, मतलब हमने 150 स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल जो है 121 स्थान प्राप्त था भारत को, मतलब सॉरी दोस्तों 142वां स्थान प्राप्त था। इस साल जो है 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें जो है नार्वे जो है शीर्ष पे है। नार्वे क्या है, तो शीर्ष पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नार्वे शीर्ष पे है। और भारत क्या है, तो 150वां स्थान पे है 2022 में। 2021 में 142वां स्थान पे था। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 का रिलीज हो चुका है। इसमें क्या है, तो 136वें नंबर पे भारत है। पिछले साल जो है 2021 में 139वां नंबर पे था। और फिनलैंड जो है इसमें पहला नंबर पे है। फिनलैंड जो है इसमें पहला नंबर पे है। चलिए आगे देखिए, अगला है सतत विकास सूचकांक 2022। सतत विकास सूचकांक 2022 जो मतलब 2021 जो है, अभी 2022 का रिलीज नहीं हुआ है। 2021 का बात कीजिए तो इसमें 120वां रैंक प्राप्त किया भारत। और 2020 में बात कीजिए तो 117वां स्थान पे था, ठीक है। इस साल थोड़ा सतत विकास सूचकांक में भारत का जो है स्थिति थोड़ा खराब हुआ है। अब 120वां नंबर पर भारत है। पहले स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड है। पहले स्थान पे कौन है, तो फिनलैंड है, ठीक है। सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, आप ये याद मतलब ये आप सुने होंगे बहुत ज़्यादा। सतत विकास नहीं भी सुने होंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स सुने होंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये सतत विकास सूचकांक का इंग्लिश में नाम है, अंग्रेजी अनुवाद इसका है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार जो है धारणा सूचकांक 2021 में भारत कितना नंबर पे, तो 50वां नंबर पे है। और 2020 में कितना था, 86वां नंबर पे था, एक कम हुआ है। डेनमार्क जो है इसमें पहला नंबर पे। डेनमार्क में यानी कि आप ये समझ लीजिए कि डेनमार्क जो देश है उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जो है 50वां नंबर है, यानी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2021। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में जो है भारत का स्थान 4वां है। और अमेरिका का स्थान क्या है, तो अमेरिका का स्थान पहला है। एशिया में जो पावर है, एशिया में यदि पावर का बात कीजिएगा कि पावर बहुत ज़्यादा किसका है, तो एशिया में तो भारत का चौथा स्थान है, अमेरिका का जो है पहला स्थान है। अब बोलेगा अमेरिका तो मतलब उत्तरी अमेरिका का देश है, तो ये अमेरिका का इंडेक्स यहाँ पे कैसे आ गया। तो आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि अमेरिका का जो सैनिक है वो मतलब एशिया के बहुत सारे देश में, विभिन्न देश में अपना जो है सैन्य मतलब वो शक्ति को स्थापित किया है। जैसे आप बात कीजिएगा जापान का, तो जापान में भी सैन्य शक्ति जो है अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। दक्षिण कोरिया में जो है सैन्य शक्ति अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए अमेरिका को भी इसमें शामिल किया जाता है कि अमेरिका भी इसका मतलब एशिया कंटिनेंट में, एशिया महादेश में अमेरिका का भी पावर है, अमेरिका का वही शक्ति यहाँ पे है। तो इसीलिए अमेरिका को इसमें पहला स्थान दिया गया, किसमें, तो एशिया पावर इंडेक्स में। अब ये बात कीजिएगा सब देश का इसमें नहीं है, ठीक है। अपना भारत कितना नंबर पे, तो चौथा नंबर पे अपना भारत है कि एशिया पावर इंडेक्स में चौथा स्थान रखता है अपना भारत, याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जो है उसमें मतलब कितना स्थान है, तो भारत का 101वां स्थान है। पहले कितना था, तो 94वां स्थान था। यानी कि हंगर भूखमरी जो है अब थोड़ा बढ़ा है, भूखमरी जो भारत में अब थोड़ा बढ़ा है। पहले क्या था, तो 94वां स्थान था, अब क्या है, तो 101वां स्थान है, याद रखिएगा। पिछले साल 2020 में 94वां स्थान था, 2021 में 101वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, तो बेलारूस है। बेलारूस यानी कि बेलारूस में जो है भूखमरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 का जो जारी हुआ था उसमें भारत का स्थान 146 मतलब 46वां था। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 46वें नंबर पर था। 2020 में जो है ये कितना नंबर पे था, 48वें नंबर पे था, 2 कम हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है इसमें पहला नंबर पे है, किसमें, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहला नंबर पे है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2021 में हुआ था। इसमें क्या है, तो 121 स्थान भारत को मिला है। भारत को जो है 121 स्थान मिला है। एशिया जो है इसमें एशिया में 26वां नंबर पे। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसमें जो भारत है 121वां स्थान पे है। एशिया में बात कीजिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के एशिया इंडेक्स में, तो भारत जो है 26वां नंबर पे है। सिंगापुर इसमें पहला नंबर पे है। सिंगापुर जो है इसमें पहला नंबर पे है। सिंगापुर पहला नंबर पे है, किसमें, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर पहला नंबर पे है। सिंगापुर जो है एशिया का एक
मतलब जो है सबसे मतलब समृद्ध देश है, ठीक है, सिंगापुर। मलेशिया का पड़ोसी देश है, मलेशिया का आप नाम सुने होंगे, तो मलेशिया का जो पड़ोसी देश है वो सिंगापुर है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां स्थान भारत को मिला है, सिंगापुर को पहला मिला है। और एशिया में भारत का बोलेगा तो 26वां स्थान मिला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देश है दोस्तों कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। देखिए कोविड-19 में कौन देश अच्छा प्रदर्शन किया था। अब कोविड-19 से तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ठीक है, तो कोविड-19 में प्रदर्शन कौन किया था अच्छा 2021 में, उससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 86वें नंबर पे है, वियतनाम जो है पहला नंबर पे। वियतनाम एक एशिया का ही एक एशिया महादेश का ही एक देश है, ठीक है, तो वियतनाम पहला नंबर पे है, भारत जो है वो 86वां नंबर पे है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये मतलब जो है मतलब जो जितने भी सारे आपको महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखने को मिलेगा जो विश्व स्तर पे जारी होता है, इसमें 15 ही है, ठीक है। आपको मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मात्र 15 इंडेक्स को शामिल किया गया है। ये 15 आप याद रखेंगे तो समझ लीजिए आपको 1 नंबर पक्का ये दिलाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए संविधान संशोधन। जो भारत के प्रमुख संविधान संशोधन हुए, इसमें सिर्फ प्रमुख जो जितने भी सारे संविधान हैं इसको बहुत मतलब काट छाट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए उतना ही को इसमें शामिल किया गया। ये ग्रुप डी स्पेशल है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप डी स्पेशल, तो ये समझ लीजिए कि ये ग्रुप डी स्पेशल ही है, ठीक है। तो इसमें प्रमुख संविधान संशोधन है, किस संशोधन से क्या क्या संशोधित करके क्या क्या हुआ था, तो ये सारे इसमें लिखा गया है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन किस तरह से घुसाता है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, क्या आपको नहीं पता है दोस्तों, ठीक है। ये आप वीडियो ये सेशन को देखेंगे, ये संविधान के संशोधन वाला वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही सच में रेलवे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन घुसाता है। तो चलिए देखते हैं। ये जो प्रथम संशोधन हुआ था उसमें क्या किया गया, तो 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। आपको पता होगा, आप यदि पिछले वाला वीडियो देखेंगे वो भी रेलवे ग्रुप डी से डेडिकेटेड है और इस सेम टू सेम इसी तरह का वीडियो बना हुआ है। और इस सेशन को जो है इसमें 4-5 और वीडियो अपलोड होगा जो आपको रेलवे ग्रुप डी को पक्का समझ लीजिए। तो आपको यदि ये पूरा सेशन देखते हैं और ये मतलब आप पूरा देखते हैं वीडियो, ठीक है, जितने भी सारे वीडियो सीरीज आ रहे हैं इसके, तो वो यदि देखते हैं तो आपको इतना गारंटी रखिए दोस्तों कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको जीएस के रेलवे में आराम से फिक्स है कि आएगा। क्योंकि हमने करंट अफेयर को भी शामिल किया है। करंट अफेयर आप सोचेंगे तो करंट अफेयर भी हमारे मतलब इसी में से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी को देखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। आपको पता है कि जो संविधान बना जिस टाइम में, उस टाइम में सिर्फ 8 अनुसूची थे, ठीक है, 8 अनुसूची उस टाइम में थे। 9वां अनुसूची को 151 मतलब 1951 में जोड़ा गया। आपको मतलब ये याद रखें कि प्रथम अनुसूची बहुत ज़्यादा पूछता, प्रथम अनुच्छेद मतलब प्रथम संशोधन बहुत बार पूछता है, तो 1951 में हुआ था। आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ देगा कि प्रथम अनुच्छेद कब मतलब दोस्तों बार बार अनुच्छेद बोल दे रहे हैं, तो प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में होता। प्रथम संशोधन कब होता है, 1951 में होता। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। दूसरा संशोधन हुआ था 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या तय की गई थी। लोकसभा में जो सीटों की संख्या है उसको तय किया गया था दूसरा संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो 1954 में हुआ था। यहाँ पे 24 लिखा गया है, इसको 54 कर लीजिए, ठीक है। 1954 में हुआ था दूसरा संशोधन। तीसरा संशोधन देखिए, तीसरा संशोधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक के बाद 7वां संशोधन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। 7वां संशोधन में क्या हुआ था, तो इस संशोधन में भाषा के आधार पर, देखिए भाषा के आधार, शुरुआत में जब मतलब देश आज़ाद हुआ तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया गया था। राज्य का गठन जो है क्षेत्र के आधार पर किया गया था। लेकिन 7वां संशोधन करके विवाद बहुत ज़्यादा होने लगा। 7वां संशोधन करके भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करने की मतलब जो है पहल शुरू किया गया और पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना जिसको भाषा के आधार पे राज्य का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद बहुत सारे राज्य हैं जिसको भाषा के आधार पर अलग किया गया। जैसे आप बात कीजिएगा तो गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया, बिहार और झारखंड को अलग किया गया। आपको पता है कि भाषा और जनजाति क्षेत्र जो है इसको आधार पर जो है बंगाल मतलब जो बिहार को और मतलब झारखंड को अलग किया गया था। इसी तरह से उत्तराखंड को मतलब जो है यूपी से अलग किया गया। तो आपको ये क्षेत्र और मतलब भाषा के आधार पे बहुत सारे राज्य उसके बाद अलग हुए। तो पहली बार जो भाषा के आधार पे जो अलग होता है वो 7वां संशोधन के तहत 1956 में अलग हुआ था, जो पहला राज्य क्या बना, तो आंध्र प्रदेश बना। चलिए आगे देखते हैं। 10वां संशोधन में क्या हुआ, तो पुर्तगाल का जो अधीन क्षेत्र था इस क्षेत्र पर जो है पुर्तगाल का जो है कब्जा था। किस क्षेत्र पर, तो दादर नगर हवेली के क्षेत्र पर। ये दादर नगर हवेली कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात के
समुद्री तट के किनारे है दादरा नगर हवेली। ठीक है, तो ये दादरा नगर हवेली पे क्या था, तो पुर्तगाल का क्षेत्र था, ये पुर्तगाल के अधीन आता था। इसको क्या किया गया, 10वां संशोधन के तहत 1961 में दादरा नगर हवेली को जो है भारत में शामिल कर लिया गया। आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि दादरा नगर हवेली को जो है भारत में कब शामिल किया गया था, तो 1961 में शामिल किया गया था। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, दादरा नगर हवेली किसके अधीन था, तो पुर्तगाली के अधीन था। दादरा नगर हवेली किस संशोधन के तहत भारत का जो है मतलब भारत के क्षेत्र में मतलब शामिल किया गया, तो 10वां संशोधन के तहत शामिल किया गया। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 12वां संशोधन जो है गोवा एवं दमन द्वीप, इन दोनों को जो है भारत में शामिल किया गया। गोवा एवं दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। भारत में शामिल किया गया कब, 1962 में। आप याद रखिएगा, दादरा नगर हवेली को 1961 में शामिल किया गया 11वां संविधान संशोधन से। ठीक है, सॉरी 11वां नहीं दोस्तों, ये 10वां संविधान संशोधन से। जबकि 12वां संविधान संशोधन जो हुआ 1962 में, उसमें गोवा एवं दमन द्वीप को शामिल किया गया। याद रखिए 21वां संविधान संशोधन, देखिए 21वां संशोधन जो हुआ था 1967 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब देखिए 8वीं अनुसूची में जो है शुरुआत में जो है कितने भाषा थे, 14 भाषा थे। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और इसके साथ मतलब 8वीं अनुसूची में कितना भाषा हो गया, तो 15 भाषा हो गया। याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए 26वां संविधान संशोधन क्या होता है। 26वां संविधान संशोधन कब होता है, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो प्रीवी पर्स इसको बंद कर देता है। इसमें क्या होता था, तो पेंशन दिया जाते थे। ठीक है, पेंशन बहुत ज़्यादा दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए कुछ भी काम नहीं हो पाता था, कुछ भी भारत का विकास नहीं हो पाता था। विकास में ये अवरोध का काम करता था। तो जो राजा होते थे, राजा रजवाड़ जितने भी सारे थे, ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सारे राजा रजवाड़ को मिल करके भारत देश का निर्माण किया गया। आपको पता होगा कि मतलब 500 से ज़्यादा रियासत भारत में शामिल थे जिस टाइम में देश को मतलब जो है आज़ादी मिला। तो इस राजा को क्या किया जाता था, तो पेंशन दिया जाता था, लाखों में पेंशन दिया जाता था। उस समय में सोच लीजिए लाखों पैसा में जो महीना दिया जाता था पेंशन, कितना ज़्यादा मतलब उसमें मतलब जो है भारत का रेवेन्यू चला जाता होगा। तो इसीलिए क्या करता है, तो 1971 में 26वां संविधान संशोधन करता है। इंदिरा गांधी के टाइम में ये संशोधन होता है। उसके तहत क्या किया गया, तो देशी शासक को जितने भी राजा रजवाड़ हैं उसको उपाधि लेने भाई धारण करने का भी मतलब जो है उसको प्रतिबंध कर दिया गया, और प्रीवी पर्स जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब उपाधि क्या बोलिएगा, तो जैसे देखिए कि सुल्तान का उपाधि धारण करता था। ठीक है, सम्राट का उपाधि धारण करता था। जैसे मतलब वो जैसे आप देखे होंगे प्राचीन भारत में कितने सारे उपाधि तरह तरह के उपाधि धारण करते थे। महाक्षत्रप का उपाधि धारण करता था। इस तरह का उपाधि जो जितने भी सारे धारण करते थे उस उपाधि को भी ख़त्म कर दिया गया। उसको ये मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि शासक जितने भी राजा रजवाड़ थे उसको एक आम आदमी की तरह मतलब ज़िंदगी बिताने का मतलब जो है मतलब उसको नया अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में ये सब किया गया। चलिए आगे देखिए 31वां संविधान संशोधन जो हुआ 1971 में हुआ, और इसमें क्या किया गया दोस्तों, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ाया गया। ठीक है, 525 था पहले, उसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया, तो 545 कर दिया गया। ये 31वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 36वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया। ठीक है, आपका मतलब एक चीज़ बता दें कि सिक्किम पहले भारत का जो है अंग नहीं था। सिक्किम एक इंडिपेंडेंट मतलब जो आप बात कीजिएगा 1975 से पहले सिक्किम जो है एक पूर्णतः एक अपना एक अलग शासन था उसका। ठीक है, अलग व्यवस्था था, अलग नोट चलते थे वहाँ पे, सब चीज़ अलग था। ठीक है, वो भारत में शामिल नहीं थे। लेकिन 36वां संविधान संशोधन करके 1975 के तहत सिक्किम को मतलब जो है मतलब उसके निर्णय के अनुसार सिक्किम का भी इसमें निर्णय था कि हम भारत में शामिल होंगे। इसी तहत क्या होता है, तो सिक्किम जो है भारत का सदस्य बन जाता है, और भारत का 22वां सदस्य बन जाता है। कौन, तो सिक्किम। याद रखिएगा, आपको ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों पिछले में कि सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया, तो 1975 में शामिल किया गया। तो ये भी आप मतलब इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, 1975 में सिक्किम को शामिल किया गया। जिस साल देखिए, जिस साल भारत में आपातकाल लगा था, आपातकाल कब लगा था, तो 1975 में लगा था। राष्ट्रीय इमरजेंसी लगा था, राष्ट्रीय आपात लगा था, पूरा भारत में आपात लगा था इंदिरा गांधी के टाइम में। उसी टाइम में सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया गया था। उसी वर्ष याद रखें, उसी वर्ष जो है भारत को सिक्किम में मतलब सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया गया था। अब याद रहेगा, अब नहीं भूलेंगे आप, मुझे पता है।
चलिए 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान बोला जाता है। ठीक है, इसके इतना संशोधन किया गया तो इसको लघु संविधान बोला गया। तो इसमें तो संशोधन तो बहुत लंबा चौड़ा हुए थे। ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना पॉइंट आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आपको कुछ पॉइंट याद रखना जरूरी है, इसीलिए 3 पॉइंट को हमने शामिल किया है। देखिए प्रस्तावना में पहली बार संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना पहली बार संशोधन किया जाता है। तो इसमें क्या क्या जोड़ा जाता है दोस्तों, तो समाजवादी को जोड़ा जाता है, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा जाता है और एकता और अखंडता को जोड़ा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी को जोड़ा जाता है, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा जाता है और एकता और अखंडता को जोड़ा जाता है। किसमें, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। दूसरा क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, 51 क में संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। 51 का किस में है, मतलब ये भाग 4 में है। भाग 4 में जो है संविधान के भाग 4 में देखिएगा तो 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, कि आपका एक मौलिक है, आपको एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी है भारत के नागरिक को कि इसको पालन करना है। इसको जोड़ा गया था 51 क में। अगला देखिए 42वां संविधान का तीसरा जो है मतलब जो है उसमें क्या किया गया, तो वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। देखिए ये जो वन संपदा है, शिक्षा जो है और जनसंख्या जो है, ये सब किस में शामिल था, पहले राज्य सूची में शामिल था। ठीक है, इसको क्या किया गया, तो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। कब, तो इसको मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो है। आप याद रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे में एक क्वेश्चन आएगा कि शिक्षा को है राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, तो आप याद रखिएगा 1976 में शामिल किया गया। अब ये भी पूछ सकता है शिक्षा को समवर्ती सूची में जो शामिल किया गया किस संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया, तो जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आप इस तरह से क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, यकीन मानिए। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जैसे 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा का संशोधन हुआ, वैसे 44वां संविधान संशोधन जो है उसमें भी बहुत बड़ा संशोधन किया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है जोड़ा गया और हटाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 44वां जो है 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति लागू करने के लिए जो है मतलब आप राष्ट्रीय आपातकाल जैसे लागू होता था, तो राष्ट्रीय आपातकाल के मतलब स्थान पे क्या किया गया, तो आंतरिक अशांति, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता था उसमें क्या गया, तो आंतरिक अशांति के मतलब स्थान पे सैन्य विद्रोह का आधार बनाया गया। ठीक है, कि अब आंतरिक अशांति जो इंटरनल मतलब जो अथी हो गया, अशांति हो गया, उसको हटा दिया गया, उसके स्थान पे क्या किया गया, सैन्य विद्रोह। यानी कि अब राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगेगा जब सैन्य विद्रोह होगा भारत पे, नहीं तो वैसे स्थिति में मतलब जो है इमरजेंसी नहीं लगाया जाएगा। जिस तरह से इमरजेंसी 1975 में लगा था उस तरह से इमरजेंसी नहीं लगाया जाएगा, अब सिर्फ सैन्य विद्रोह होगा, तब उस स्थिति में जो है मतलब आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ये संशोधन किया गया कब, तो 1978 में संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें ये बात किया गया। इसके बाद आता है 71वां संशोधन। तो 71वां संशोधन जो है 8वीं अनुसूची से संबंधित है, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा जाता है। आपको पता है, आपको बताए हैं कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत, और इसी के तहत मतलब 8वीं अनुसूची में 15 भाषा हो गया था। फिर क्या होता है, 71वां संविधान संशोधन होता है और 3 नया भाषा को जोड़ा जाता है। 3 नया भाषा को किस तरह से आप याद रख सकते हैं, नमक याद रखिए। ठीक है, नमक याद रखिए 3 नया भाषा को याद रखने के लिए। अब नमक याद रखने से क्या होगा कि न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये तीनों भाषा आपको याद रहेगा, तीनों भाषा आपको याद रहेगा, नमक याद रखेंगे तो। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। चलिए अगला देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या किया गया, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको पता होगा कि 11वीं अनुसूची में क्या होता है, तो पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया था। आप यह याद रखिएगा कि 11वां अनुसूची जो है वो मतलब पंचायती राज से संबंधित है।
ठीक है, जिसको किस में जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और पंचायती राज जो है वो कब मतलब जो है मतलब इसको संविधान में कब जोड़ा गया, तो ये 73वां संविधान संशोधन करके 1992-93 में जोड़ा गया था, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन भी 1992-93 में होता है। इसमें क्या गया, तो 12वां भाषा मतलब 12वां अनुसूची जोड़ा गया। 12वां अनुसूची देखिए, 11वां अनुसूची जो है 73वां में जोड़ा गया, 12वां अनुसूची जो है वो 74वां में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992-93 का, उसमें जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए, किसमें, तो 74वां संविधान संशोधन में। और नगर, आप ये याद रखें कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम किस अनुसूची में है, ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद संबंधित है। चलिए अगला देखिए, 52वां संशोधन जो है 1985 का, उसमें क्या किया गया, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया किसमें, तो 1985 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, तो सांसद एवं विधानमंडल के पार्टियों से दल बदल कानून व्यवस्था किया गया। देखिए अब दल बदल कानून व्यवस्था जो है वो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून व्यवस्था किस में है, तो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो ये किस में, तो 52वां संशोधन में ये व्यवस्था किया गया। कब, तो 1985 में। तो देखिए 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 1992-93 में जोड़ा गया। 11वीं किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची जो है वो आपको नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। अब एक बच गया है 9वीं अनुसूची, ध्यान में है दोस्तों, पहला संशोधन हुआ था 1951 में, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को आपको 1985 में जोड़ा गया था 52वां संशोधन करके। 11वीं अनुसूची को जो है पंचायती राज व्यवस्था में है, मतलब उसमें वर्णित है, और इसको 1992 में जोड़ा गया था। जबकि 1992 में ही एक और संशोधन हुआ जिसमें मतलब नगर पालिका को मतलब जो है नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से 4 अनुसूची बने, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और चारों अनुसूची आपको पता हो गया अब कि किस किस संशोधन में आपको 4 अनुसूची को जोड़ा गया। 73वां 73वां संशोधन, 74वां संशोधन में आपको 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संशोधन 1985 में आपको 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची को आपको कब जोड़ा गया, तो 1951 में पहला संशोधन करके जोड़ा गया। आपको अब अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। 84वां संशोधन, देखिए इसमें क्या होता है, 2001 में होता है। इसमें क्या क्या है, लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया। देखिए 2026 तक जो है लोकसभा और विधानसभा में कोई भी परिवर्तन नहीं करने का जो है प्रावधान किया गया 2026 तक, ठीक है। तो ये कब किया गया, तो 84वें संविधान संशोधन में किया गया, ठीक है। आप आगे देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है दोस्तों, बहुत बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। इससे अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया। देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा घोषित किया गया कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। उसमें कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है, न ट्यूशन फी देने की ज़रूरत है, न किताब खरीदने की ज़रूरत है। किताब भी आप सरकार देगी। ऐसा व्यवस्था जो है 2002 में संशोधन करके इसको अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया। इसके साथ ही इसको क्या किया गया, तो जो हमारा डीपीएसपी है भाग 4 में, देखिए इस डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको ये पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। कितने भाग में है, 4 भाग में है, ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद 45 है, इसमें भी इसी चीज़ को जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। इसके साथ ही क्या किया गया, तो अनुच्छेद 51 के क में, आपको अनुच्छेद 51 याद है, ठीक है। अनुच्छेद 51 क में क्या हुआ था, तो मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, आपको बताए थे, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब क्या होता है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ, तो उसमें क्या किया गया, तो
अनुच्छेद 51 क में एक और चीज़ को ऐड किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। इसी के तहत क्या हो गया, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। आपको 42वां संविधान संशोधन जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसमें, तो 51 क में। अब क्या हुआ, तो 51 क में एक और मतलब जो है इसको ऐड कर दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। तो अब कितना हो गया, 10 से 11 हो गया, एक और जुड़ गया तो 11 हो गया। तो अब 51 क में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया, तो 11 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये 86वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये याद रखिए शॉर्टकट में, आपको इतना नहीं याद आता तो इतना से भी काम चल जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किया गया 2002 में किया गया, 86वां संविधान संशोधन में किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में हुआ था। आपको पता होगा जीएसटी के बारे में सुने होंगे, जीएसटी, ठीक है। बहुत अच्छे से जीएसटी अभी बहुत ज़्यादा मतलब वो है, ठीक है, किसी भी चीज़ पे जीएसटी बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जीएसटी का जो प्रावधान है वो 2003 में मतलब 88वां संविधान संशोधन करके की प्रावधान किया गया था जीएसटी का, सेवा कर का, ठीक है। सॉरी दोस्तों, जीएसटी इसमें नहीं है। देखिए सेवा पर कर, ठीक है, सेवा वो पर कर, जैसे आप ये देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आपके सैलरी पे जो है टैक्स लग जाता है, ठीक है, 30% आपको टैक्स लग जाता है। यदि आप सैलरी आपका ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि 30% जो है आपका सैलरी कट जा रहा है, 30% जो है सरकार उस पर टैक्स ले रही है, ठीक है, 30% से टैक्स लेता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से जो आपको मुनाफा होता है उसमें आपको सरकार 30% तक टैक्स ले लेता है, ठीक है। तो ये सेवाओं पर जो कर है उसका प्रावधान सबसे पहले हुआ था 88वां संविधान संशोधन में 2003 में, जो इस पे सेवाओं पे कर लगा दिया गया, ठीक है। इससे पहले आपको भारत में बात करेंगे तो सेवाओं पे कर नहीं था, यानी कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सर्विस कर रहे हैं, उससे जो पैसा आपको आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता था, सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन 2003 में क्या किया गया, तो सेवाओं पर कर लगा दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 89वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 में हुआ। सॉरी दोस्तों, वो मिस्टेक हो गया था, ठीक है। सेवाओं पे कर को जीएसटी मतलब हमने समझ लिया था, ठीक है, वो दिमाग से उतर गया था। चलिए आगे देखिए, 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ उसमें क्या था कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का मतलब व्यवस्था किया गया। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का व्यवस्था किया गया। आपको अनुच्छेद पढ़ाए थे, इससे जो पिछला वाला जो वीडियो था रेलवे ग्रुप डी का, आप नहीं यदि देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में ऑलरेडी 2 वीडियोज लोड हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होगा जो रेलवे ग्रुप डी में मतलब जो प्लेलिस्ट है बना हुआ उसमें लोड किया जाएगा। तो आप इससे पिछले वाला जो वीडियो है, ठीक है, वो भी हैंड रिटन इसी फॉर्म में आपको होगा, वो इससे भी अच्छे तरीके से आपको एक तरह से समझ लीजिए, आपको संविधान उसमें पूरा कवर कर दिया गया शॉर्टकट में, बहुत कम देर में पूरा संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूची तीनों चीज़ बता दिया गया। बस एक संशोधन बच गया था, जो संशोधन हम इस वीडियो के माध्यम से उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो देखिए उसमें जो अनुच्छेद बताया गया था अनुच्छेद 338, तो 338 में जो है मतलब राष्ट्रीय मतलब आयोग जो है मतलब जाति आयोग, जो जनजाति आयोग मतलब इस सबसे संबंधित है, ठीक है। SC ST OBC से जो है 338 संबंधित है, उसके आयोग से संबंधित है। तो 89वां संशोधन जो किया गया उसमें क्या किया गया, तो राष्ट्रीय आयोग जो है जनजाति आयोग है। जनजाति किसको बोलते हैं, तो ST को बोलते हैं, ठीक है, ST को बोलते हैं क्या, तो जनजाति, ठीक है। तो इसका जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसको जो गठन किया गया उसको क्या किया गया, तो 338 क में शामिल किया गया। अनुच्छेद 338 का क बनाया गया, क नाम का एक मतलब जो है सब अनुच्छेद बनाएगा, जिसमें 89वां संविधान संशोधन को 2003 का जो है उसको शामिल किया गया। अब देखिए 92वां संविधान संशोधन भी हुआ है, 8वीं अनुसूची से संबंधित हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मतलब आपको एक चीज़ और रिवाइज करवा दें कि देखिए 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था, सिंधी एक भाषा जुड़ा 1967 में, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के तहत। अब देखिए 71वां संविधान संशोधन में क्या होता है, 3 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया। कब हुआ 71वां संविधान संशोधन, तो 1992 में हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा, तो आपको बताए थे नमक बताए थे, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकनी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, 15 और 3 कितना हो गया, तो 18 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो 4 भाषा को कौन कौन जोड़ा गया था, इसको किस तरह से याद रखेंगे, तो देखिए BMSD, इससे आपको कुछ याद आता है। देखिए B से आप याद रखिएगा बैट्समैन, M से महेंद्र, S से सिंह और D से धोनी, ठीक है। आप ये याद रखिए बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी,
वहाँ पे जैसे नमक याद रखे थे, ठीक है, नमक याद रखने से आपको 3 भाषा याद हो गया था, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन का। वैसे ही सेम यहाँ पे बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी याद रखे। तो बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी जो आपको पता है कि भारत के सबसे अच्छे कप्तान में से एक हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कप्तानी किए, ठीक है, और उसके जैसे कप्तानी हम लोग मिस करेंगे। तो एक बैट्समैन है महेंद्र सिंह धोनी, एक क्या है तो बैट्समैन है, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी बैट्समैन जो है, तो बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे आप ये याद रख सकते हैं 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। 8वीं अनुसूची के 4 भाषा को याद रख सकते हैं। तो 20 से क्या होता है तो बोडो। बोडो कहाँ का भाषा है तो ये असम का भाषा है। आपको ये पूछ सकता है बोडो कहाँ का भाषा है, बोडो किस जनजाति का भाषा है, तो असम जनजाति का एक भाषा है बोडो। बोडोलैंड के लिए जो है सरकार से कितना बार जो है विवाद भी हुआ। मैथिली जो है बिहार का एक भाषा है, ठीक है। संथाली जो है एक संथाली परगना आपको पता है झारखंड में, इससे एक भाषा है। और डोंगरी, डोंगरी भी एक जनजातीय भाषा है, इसको भी शामिल किया गया। तो इसमें 4 भाषा को शामिल किया गया, ठीक है, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। इस 4 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची के 1992 संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया, ठीक है। किस किस को तो BMSD आप याद रखिएगा, BMSD, ठीक है, BMSD, ठीक है। BMSD से आपको याद रहेगा बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी। बैट से B से आपको बोडो हो जाएगा, M से मैथिली हो जाएगा, S से संथाली हो जाएगा, D से डोंगरी हो जाएगा। और ये 4 भाषा को किस में जोड़ा गया था 2003 में जोड़ा गया था। अब इसके साथ कितना भाषा हो जाता है तो 14 के बाद एक संथाली मतलब वो सिंधिया जोड़ा था, मतलब सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15 हो गया, 15 के बाद 3 भाषा को जोड़ा गया था तो 18 हो गया, 18 के बाद 4 भाषा को जोड़ा गया तो ये कितना हो गया तो 22 हो गया। 4 भाषा को कब जोड़ा गया तो 2003 में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन से, ठीक है। कितना किस में 2003 में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन से, ठीक है। 3 भाषा को जोड़ा गया। नमक आप याद रखे थे, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को कब जोड़ा गया था तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब इसको कब जोड़ा गया था 1967 में जोड़ा गया था, 1967 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन से तो 21वां संविधान संशोधन से। और 14 जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा है, इसको कब मतलब रखा गया था जब संविधान बना तब यह रखा गया था। तो अब ये 8वीं अनुसूची की जितनी भी भाषा है वो तो हमें लगता है कि पूरी तरह से याद हो गया। आपको इस तरह से याद हुआ होगा कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो देखिए 101वां संविधान संशोधन जो है वो 2016 में हुआ था। GST लागू इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया। 2016 में जो है GST लागू किया गया और 2016 में 101वां संविधान संशोधन करके किया गया, ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी संविधान 102वां संविधान संशोधन देख लीजिए कि 102वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था तो ये 2017 के आसपास हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया तो OBC आयोग का गठन किया गया, OBC आयोग बना और इसको भी 338 अनुच्छेद में शामिल किया गया। 338 अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया OBC आयोग को, ठीक है। OBC आयोग को 338 के B में शामिल किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है।